रूस के सबसे बड़े वेयर हाउस पर हमला हुआ है। हमला मॉस्को से 40 से 45 किलोमीटर दक्षिण में हुआ। ड्रोन हमले में वाइल्ड बेरीज वेयर हाउस कैसे तबाह हुआ है, यह आप तस्वीरें देखिए। मॉस्को से महज 40 से 45 किलोमीटर की दूरी पर है जहां पर यह हमला हुआ है और यह रूस का सबसे बड़ा वेयर हाउस है। यह माना जा रहा है कि इसमें रूस को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। यह धमाके और इसके बाद लगी आग आप देखिए, अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा नुकसान हुआ होगा। ड्रोन हमले में वाइल्ड बेरीज वेयर हाउस पूरी तरह से तबाह हो गया है। तस्वीरों को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं हमला कितना भयानक था। और यूक्रेन ने जो रणनीति अपनाई है वो अपने आप में आप देखिए कि रूस के लिए कहीं ज्यादा घातक साबित हो सकती है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक्स हब को निशाना बनाया जा रहा है। बड़े वेयर हाउस पर यह अटैक किया गया है और 40 से 45 किलोमीटर दक्षिण में मॉस्को से यह अटैक किया गया है। ड्रोन हमला हुआ है और वाइल्ड बेरीज वेयर हाउस को निशाना बनाया गया है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। और वाइल्ड बेरीज वेयर हाउस से धुएं का गुबार उठ रहा है। कई किलोमीटर दूर से ही ये धुआं, ये तबाही नजर आ रही है। अटैक से 100 मीटर तक आग की लपटें उड़ती नजर आ रही। तो ये देखिए, बहुत ही भयावह ये तस्वीरें सामने आ रही है मॉस्को से, जहां पर यूक्रेन की तरफ से ड्रोन अटैक को अंजाम दिया गया। और बड़ी बात यह कि ऐसे हमले रूस पूरी तरह से 100% रोक पाने में नाकाम साबित हो रहा और इसी का यह असर है। ये दो तस्वीरें आप देखिए, रूस के मॉस्को के पास एक बार फिर से हमला किया गया और इस बार टारगेट पर था रूस का सबसे बड़ा वेयर हाउस। ये दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, आग की लपटें और 100 मीटर तक ऊंचा उठता हुआ काला धुआं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नुकसान कितना हुआ है। दावा इस बात का हो रहा है, ये देखिए आप, बाकायदा मार्किंग के जरिए भी आपको हम दिखा रहे हैं। दावा इस बात का किया जा रहा है कि इस हमले में रूस को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। पूरा का पूरा वाइल्ड बेरीज नाम का ये जो वेयर हाउस है वो जलकर खाक हो गया है, तबाह हो गया। और एक और बड़ी खबर, वाइल्ड बेरीज अटैक से रूस को लगा है बहुत बड़ा झटका। वाइल्ड बेरीज में कई सैन्य लॉजिस्टिक सेंटर मौजूद हैं। अभी तक $1.5 अरब के नुकसान का अनुमान, $1.5 अरब का नुकसान हुआ है। अगर आप इसको देखेंगे तो किस तरह से एक बड़ा वित्तीय झटका भी इस हमले में रूस को उठाना पड़ा है, पुतिन को उठाना पड़ा है। यह बहुत बड़ा झटका है। वाइल्ड बेरीज में कई सैन्य लॉजिस्टिक सेंटर भी हैं। आप समझिए, युद्ध में सैन्य साजो सामान का इस तरह से खत्म होना, बर्बाद हो जाना, यह अपने आप में बड़ा झटका है। $1.5 अरब का नुकसान हुआ है, इस बात का अनुमान है। 3 तस्वीरें, 3 बड़ी खबरें। ड्रोन हमले से वाइल्ड बेरीज वेयर हाउस तबाह हुआ है, धुएं का गुबार उठता दिखाई दे रहा है। 100 मीटर तक आग की लपटें उड़ती नजर आई। तो इस हमले में पुतिन का सबसे बड़ा सैन्य लॉजिस्टिक हब खाक हो गया है। कहां कहां हमला हुआ, जरा इसको देख लेते हैं। वाइल्ड बेरीज वेयर हाउस को निशाना बनाया गया और यह हमला कैसे किया गया। दर्जनों ड्रोन से यह अटैक किया गया। कहां है वाइल्ड बेरीज? तो मॉस्को से कोई 40 से 45 किलोमीटर दक्षिण में यह है। और इससे नुकसान कितना हुआ है, 10 में से 7 हब पूरी तरह से तबाह हो गए और 1.5 अरब $1.5 अरब से ज्यादा का नुकसान हुआ है। टारगेट पर क्या, तो सैन्य लॉजिस्टिक्स नेटवर्क। और यह खास इसलिए है कि रूस की बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है, तो इस तरीके से आप देखिए रूस को बड़ी चोट, सप्लाई चेन को बुरी तरह से डिसरप्ट करने का एक बड़ा प्रयास किया गया है। सिवा सर, रूस ने क्या कभी ये कल्पना की थी कि मॉस्को के रेडियस में ऐसे बड़े बड़े हमले होंगे, वो भी तब जब इस जंग के 5 साल हो गए। बिल्कुल रवि, बहुत अच्छा बोला आपने। सच्चाई यह है, रूस ने सपनों में भी नहीं सोचा था कि यूक्रेन इतने पलटवार करेगा और एक एसिमेट्रिक लड़ाई लड़ेगा। उसको मालूम था कि अगर उसको जो लैंड की लड़ाई है, जो कि अभी वॉर ऑफ एट्रिशन बन गया है, उसमें कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं हो रही, चाहे वो डोनबस का इलाका है या खारासोन एरिया। अब लड़ाई है जो ड्रोन्स की और आपकी एयर वारफेयर की, और इसके अंदर जो रूस के को बहुत नुकसान हो रहा है और यूक्रेन ने बड़े चतुराई से
ड्रोन का भरपूर इस्तेमाल किया है कि जो 1000 से 1500 किलोमीटर डीप इनसाइड रूस के चला गया है। उसने इसका पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस, रिफाइनरी, कम्युनिकेशन सेंटर, सप्लाई चेन और इसका जो लॉजिस्टिक हब सेंटर है उनको बर्बाद कर दिया है। अगर आप देखें 28 में से जो रिफाइनरीज है उसमें से 22 जो हैं वो नाकाम हो गई हैं। और सच्चाई यह है कि आज की तारीख में ऑयल के लिए भी एक राशनिंग हो गई है रूस में, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग है क्रूड ऑयल का। सच्चाई माननी पड़ेगी कि रूस ने सपनों भी नहीं सोचा था जिस प्रकार से यूक्रेन ने इसको हाइब्रिड एंड एसिमेट्रिक वॉरफेयर किया है। इकोनॉमी डिगमगा गई है रूस की। रूस का जो एक प्रकार से ऑयल जाना बंद हो गया है, रूस का जो रिफाइंड ऑयल आने में बड़ी दिक्कत हो रही है और रूस अभी ज़्यादा डिपेंडेंट चीन पे होता जा रहा है और नॉर्थ कोरिया पे होने जा रहा है। हाँ, ये भी सच्चाई है, रूस भी पलट वार कर रहा है। रूस जो यूक्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, वो चाहता है कि इसके जो मेन टाउन की खारकिव या उड़ीसा उसको बर्बाद किया जाए। और स्पेशली वो उड़ीसा पे टारगेट कर रहा है क्योंकि उड़ीसा एक पोर्ट सिटी है जहाँ से 80% जो एक्सपोर्ट है ग्रेन का वहाँ से जाता है। अगर वो उड़ीसा को एरियल बम्बार्डमेंट और नेवल बम्बार्डमेंट से आइसोलेट कर देता है तो एक यूक्रेन जो है लैंडलॉक बन जाएगा। ये एक डर है यूक्रेन को, मगर ये सच्चाई है यूक्रेन जो पलट वार कर रहा है इसमें रूस का बहुत नुकसान हुआ है और ये लड़ाई एक भयानक मोड़ पे पहुंच गई है। क्या इसके अंदर अब कौन कौन और एक्टर्स और प्लेयर्स आगे हैं, इसमें कोई शक नहीं। नाटो और अमेरिका। बिल्कुल, यह आपने सही कहा कि क्या निर्णायक डिसाइसिव मोड आ चुका है और यहां पर अब पुतिन क्या करेंगे। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी, एक बात बताइए, आपने रूस को बहुत डीपली स्टडी किया है, कई बार अक्सर आपका रूस जाना हुआ है, अलग अलग एक्सपर्ट से आपकी बात हुई है। ये जो ड्रोन महारत हासिल कर ली है ज़ेलेंस्की ने, यूक्रेन ने, क्या इसकी कोई काट नजर नहीं आ रही है क्या? देखिए, ये इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो असेसमेंट सभी लोगों ने किया था वो सही नहीं रहा। और जब युद्ध 5 साल चले, इतना लंबा जो युद्ध चलने का जो ड्यूरेशन हो, उस समय यूक्रेन ने जो अपनी शक्ति हासिल की है, डेफिनेटली उसका आज उसको लेवरेज मिल रहा है। लेकिन मैं फिर से कहना चाहूँगा, अभी पिछले सेशन में भी हम ये बात कर रहे थे कि जब आज का जो टाइम नो लूजर नो विनर का हो चुका, ये मेरा मानना ऐसा है कि अब वो समय नहीं रहा कि एक दिन आएगा डिक्लेरेशन ऑफ वॉर होगा, तो डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट होगा वॉर का। इस कंडीशन में जो अटैक अभी आपने दिखाया मॉस्को पर, डेफिनेटली ये पेन है। और आज की ही एक रिपोर्ट कहती है कि यूके का एक एक्सपर्ट उन्होंने कहा कि ये फील द पेन ऑफ कॉमन मैन इन द पुतिन रिजीम। उन्होंने कहा कि अब रशिया के अंदर यूक्रेन ये चाहता है फील कराना कि एक दर्द है, ये कराने में यूक्रेन सफल है। लेकिन मैं फिर से कहता हूं कि जहां तक रिजल्ट की बात है तो यूक्रेन ये लॉजिस्टिक सेंटर्स को तबाह करेगा, लेकिन हराना, जीत पाना ये बहुत दूर की बात है। ये स्वप्न जैसा आज भी है। मैं फिर से कहता हूं, रूस की टेरिटरी जो है, रूस का जो पॉलिटिकल कल्चर है और रूस का जो सिस्टमैटिक जो वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको तोड़ पाना ये ज़ेलेंस्की की बस की बात नहीं है। और इसमें हमेशा याद रखना होगा कि ज़ेलेंस्की नहीं लड़ रहा, यहाँ पर यूके लड़ रहा है, यूएसए लड़ रहा है, पूरी नाटो की फोर्सेस लड़ रही है। तो ये बार बार जो हम ये सिग्नल करते हैं कि ये ज़ेलेंस्की की बढ़त हो गई, ये ज़ेलेंस्की की बढ़त नहीं है, ये पूरी नाटो की रणनीति की बढ़त है और पुतिन अकेले लड़ रहे हैं। ये भी हमें सोचना पड़ेगा। पक्ष ये भी है कि ज़ेलेंस्की ने अपने विल पावर से कहीं ना कहीं नाटो को या यूएस को यह दिखाया है कि अगर वो इन्वेस्ट करते हैं ज़ेलेंस्की के अंदर तो रूस के खिलाफ वो खड़े हो सकते हैं, टिक सकते हैं। ये एक डेमोन्स्ट्रेशन भी कह लीजिए, ताकि उनके प्रति विश्वास बना रहे यूरोपीय देशों का, पश्चिम देशों का। और देखिए, यूक्रेन ने रूस पर बड़े ड्रोन हमले किए हैं, कुछ घंटों में ही हजारों ड्रोन से अटैक किया। क्रीमिया में ड्रोन अटैक से हाहाकार मच गया है। ऑनिक्स ज़िरकॉन मिसाइल लॉन्चर पर हमला। और एक और बड़ी खबर, रूस ने 822 ड्रोन को मार गिराने का दावा भी किया है। करीब 600 ड्रोन मॉस्को के इलाके पर हमले हुए हैं। मॉस्को क्षेत्र में हमले से एक बुजुर्ग की मौत भी हुई है। तो आपको हमने तस्वीर दिखाई उस ड्रोन अटैक की भी, जो कि वाइल्ड बेरीज वेयर हाउस, जहां पर मल्टीपल ड्रोन अटैक के बाद इस पूरे वेयर हाउस को पूरी तरह से तबाह किया गया। और वहीं दूसरी तरफ रूस का यह भी दावा कि बड़ी संख्या में करीब 822 ऐसे ड्रोन हैं जिनको मार गिराया गया है। 600 अकेले जो ड्रोन हैं उन्होंने मॉस्को और उसके आसपास के इलाकों पर हमला किया। तो यूक्रेन का बड़ा हमला
822 ड्रोन से रूस दहला। जी हां, एक एक करके समझते हैं कि यह हमला कितना बड़ा था। रूस पर 1000 से ज्यादा ड्रोन अटैक किए गए। रूस ने 822 ड्रोन मार गिराने का दावा भी किया। 600 से ज्यादा ड्रोन से मॉस्को पर स्ट्राइक। बिल्कुल, ड्रोन अटैक से रूस की राजधानी में हड़कंप मच गया। पूरे मॉस्को क्षेत्र को ही टारगेट किया गया, यह कहा जा रहा है। ड्रोन हमले में एक की मौत हुई है और कई लोग जख्मी हुए। कई इलाकों में आग से भीषण तबाही। क्रीमिया में मिसाइल लॉन्चर भी निशाने पर। ओनिक्स ज़िरकॉन मिसाइल लॉन्चर तबाह हुआ है इस हमले। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं। यूक्रेन के हमले के बाद रूस भड़क गया है। कीव समेत 13 इलाकों पर हमला किया गया है। ये देखिए आप, ये बदले की कार्रवाई जो की गई, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं यूक्रेन की। कीव समेत कई बड़े जो इलाके वहां पर रूस ने हमला किया। यूक्रेन में अलर्ट पर इमरजेंसी सर्विसेज। तस्वीरें देखिए आप। तो ज़ेलेंस्की से पुतिन का बदला। जी हां, 1550 से ज्यादा ड्रोन से अटैक किया गया। 1560 से ज्यादा गाइडेड बम गिराए गए। 13 यूक्रेनी इलाके निशाना बने। 2 की मौत के बाद क्रिवरी में दहशत है। 1 की मौत के बाद सूमी में लोग डरे हुए हैं। बड़ी बातों पर नजर डालते हैं। सबसे ज्यादा तबाही कीव में हुई है। कई इमारतों में भीषण आग लग गई है। ज़ेलेंस्की बोले रूस को रोकना होगा। तो इस तरीके से देखिए ड्रोन्स का कितना इस्तेमाल किया जा रहा है। सिवाज सर, अभी बात हो रही थी कि हार या जीत के रूप में अब बदलते वक्त में युद्ध के नतीजे नहीं देख सकते, त्रिपाठी सर ने कहा। लेकिन बदलते समय और युद्ध के तरीकों में यह तो देखा जा सकता है कि कौन किस पर किस तरह से भारी है। मसलन ड्रोन एक ऐसी टेक्नोलॉजी बन गई है जिसको यूक्रेन ने अब तक पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन तरीके से यूज करके, डेमोन्स्ट्रेट करके और रूस को बैकफुट पर लाकर दिखाया है। क्या इससे इनकार कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। देखो रवि, ये बिल्कुल बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया। देखो, ये ड्रोन कब से चले हैं जहां पर ये डिसाइसिव हो गए बैटलफील्ड में। आप याद करें अजरबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई। अजरबैजान की जीत का कारण था उसको जो ड्रोन मिले थे तुर्की और इजराइल से। और अब आप देखें कि किस प्रकार से ड्रोन ने एक महत्वपूर्ण रोल प्ले किया इस लड़ाई में। और सच्चाई ये है कि यूक्रेन की सबसे बड़ी देन है कि ज़्यादातर ड्रोन उसने डोमेस्टिकली लास्ट 2-3 साल में बनाए हैं। पहले उसको स्विच ब्लेड ड्रोन मिलते थे अमेरिका से, तुर्की से भी ड्रोन मिले, मगर अब उसने वो ड्रोन में माहिरता हासिल कर ली है। हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि रूस एक बहुत बड़ा देश है और यही जो अगर स्पेस है उसको फायदा करती है वो जब डिफेंड कर रहा है अगर मैकेनाइज फोर्सेस के अगेंस्ट। क्योंकि जैसे जर्मनी आया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, वो अंदर आता चला गया मगर उसका लॉजिस्टिक सप्लाई चेन जो है वो वल्नरेबल हो गया। मगर वही अब उसको नुकसान दे रहा है क्योंकि रूस इतना बड़ा है तो पूरे रूस के अंदर एयर डिफेंस सिस्टम नहीं लग सकता। उसके अंदर काफ़ी गैप्स हैं। इसका इस्तेमाल ये ड्रोन करते हैं। ड्रोन एक छोटे हैं, रडार को अंदर नहीं आते और ये स्वॉर्म ड्रोन की स्ट्रैटेजी है। 1000 के करीब ड्रोन इकट्ठे जाना, जिसको एक प्रकार नामुमकिन है सबको वो आप एयर डिफेंस से उनको बर्बाद करो। वो अपने टारगेट को हिट करते हैं। और सच्चाई ये है कि अभी तक जो रूस लड़ाई लड़ रहा था बॉर्डर पे या यूक्रेन में, आज ये लड़ाई रूस के अंदर पहुंच गई है। रूस के लोगों को महसूस होने लगा है कि पुतिन के कारण उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन भी अच्छी नहीं है और जिस प्रकार से उनकी कैजुअलिटी हुई, तो ऐसा लगता है ये लड़ाई कहाँ जा रही है। इस लड़ाई के 2 पहलू हैं। एक पहलू है जो हाइब्रिड वारफेयर जो अभी यूक्रेन ने किया है ड्रोन के मध्य, एक है जो कि लड़ाई हो रही है बॉर्डर एरिया पे। बॉर्डर एरिया की जो लड़ाई वो बैटल ऑफ एट्रिशन हो गई है। अब वो फ्रोजन बैटल हो गई, उसमें कोई खास प्रोग्रेस नहीं हो रही। 15 से 20% इलाका जीत चुका है रूस, उसने उसको लेके रखा हुआ है डोनबस, जापोरिजिया और खारासोन। उसके आगे उसके बढ़ोतरी नहीं हो रही है और रूस अब डिपेंडेंट होता जा रहा चीन और कोरिया पे। उससे 50,000 के करीब ट्रुप्स उसने नॉर्थ कोरिया से लिए हैं और चीन। बिल्कुल, और सर इसको लेकर भी सवाल उठना लाजमी है कि जो रूस है, जो यूक्रेन के मुकाबले बेहद ही शक्तिशाली है, आखिर उसे क्यों कोरिया और जो चीन है उसकी मदद की जरूरत पड़ रही है। हालांकि हम युद्ध देख रहे हैं कि यहां पर युद्ध यूक्रेन नहीं लड़ रहा बल्कि नेटो फोर्सेस अमेरिका लगातार कैसे मदद करते हैं। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी, एक बात बताइए, अभी जो जिक्र किया एक टर्म का बैटल ऑफ एट्रिशन, यानी कौन किसे पहले थका देता है,
यह तय करेगा कि आगे जीत किसकी होती है, हार किसकी होती है। कुछ वक्त तक पहले हम, करीब 1 साल पहले हम मानकर चलें कि यह देखने को मिल रहा था कि एक बहुत बड़े इलाके पर रूस ने कब्जा कर लिया और उसके बाद थकता हुआ यूक्रेन नजर आ रहा था, ज़ेलेंस्की पस्त होते नजर आ रहे थे। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि जिसके बाद एक सेटबैक पुतिन को झेलना पड़ रहा है? देखिए, मैं इसको सेटबैक नहीं मानता। मैं यदि आप यूक्रेन की बात करें तो ऐसा कुछ भी नहीं कि यूक्रेन सडनली बहुत बड़ी विक्ट्री ले चुका हो। हाँ, जब उसके पीछे 27 कंट्रियों का फुल बैकअप इकोनॉमिकली मिलिट्री, तो वो उसके पास कोई विकल्प नहीं लड़ने के अलावा। वो सरेंडर नहीं कर सकता ज़ेलेंस्की, वो यूक्रेन को पूरा दे नहीं सकता रूस को, तो वो लड़ ही सकता है। और लड़ने में यदि वो ड्रोन मार रहा है तो ऐसा कुछ नहीं कि डिसाइसिव विक्ट्री कर लिया हो और उसको ऐसा एहसास हो कि इतिहास दर्ज हो जाएगा। बस सवाल इस बात का है कि जो रूस को यदि समझना है तो मुझे सब बताना पड़ेगा कि रूस की जो टेरिटरी है, रूस की जो उसका सिस्टमैटिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो अभी शिवाजी सर भी बता रहे थे कि आपको इतिहास से भी देखना होगा कि मैं यदि इतिहास में न जाए, आप बहुत 20वीं सदी में न जाइए, आप पुतिन के रिजिम पर ही देख लीजिए कि किस प्रकार से चेचन्या को मात दे करके रशिया को खड़ा किया। 26 साल के इस टाइम में पुतिन ने रशिया को कहां से कहां लेकर के खड़ा कर दिया। तो इतना जल्दी असेसमेंट करना कि ये ड्रोन जाने से या लॉजिस्टिक थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है तो रशिया का पूरा साम्राज्य हिल गया है, ये प्री असेसमेंट। ओवरऑल तो अभी भी रूस का पलड़ा भारी दिखाई देता ही है। लेकिन अगर इस युद्ध को अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में देखें तो कई ऐसे मोर्चे हैं जहां रूस के सामने, पुतिन के सामने बड़ी चुनौती अभी बरकरार है। और रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने यूक्रेन को चेतावनी दी है, रूस अब सैन्य कार्रवाई को और तेज करेगा। लावरोव ने कहा, रूस का जवाब और ज्यादा सख्त होगा। तो यूक्रेन पर कहर बरपेगा, लावरोव ने क्या कहा है, यह आप जानिए। रूस कार्रवाई और तेज करेगा, अब और कड़े तरीके अपनाए जाएंगे। तो क्या करने वाला है रूस, अब यह देखना होगा। जवाब और ज्यादा सख्त होने वाला है रूस का। क्या असर होगा? रूसी मिसाइल और ड्रोन हमले बढ़ेंगे, पश्चिम मदद से जुड़े ठिकाने निशाने पर आएंगे, हथियार और सैन्य लॉजिस्टिक टारगेट पर होंगे। इसके अलावा ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर दबाव भी बढ़ाया जाएगा रूस की तरफ से। पश्चिमी देशों से तनाव और भी ज्यादा, जाहिर सी बात है कि इससे बढ़ता हुआ नजर आएगा। और देखिए, और रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने यूक्रेन को चेतावनी दी है, रूस अब सैन्य कार्रवाई को और तेज करेगा। लावरोव ने कहा, रूस का जवाब और ज्यादा सख्त होगा। तो यूक्रेन पर कहर बरपेगा, लावरोव ने क्या कहा है, यह आप जानिए। रूस कार्रवाई और तेज करेगा, अब और कड़े तरीके अपनाए जाएंगे। तो क्या करने वाला है रूस, अब यह देखना होगा। जवाब और ज्यादा सख्त होने वाला है रूस का। क्या असर होगा? रूसी मिसाइल और ड्रोन हमले बढ़ेंगे, पश्चिम मदद से जुड़े ठिकाने निशाने पर आएंगे, हथियार और सैन्य लॉजिस्टिक टारगेट पर होंगे। इसके अलावा ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर दबाव भी बढ़ाया जाएगा रूस की तरफ से। पश्चिमी देशों से तनाव और भी ज्यादा, जाहिर सी बात है कि इससे बढ़ता हुआ नजर आएगा। और देखिए, टाइम्स की रिपोर्ट में बड़ा दावा सामने आया है, ब्रिटिश ड्रोन से रूस को दहला रहे हैं ज़ेलेंस्की। रूस के अंदर तक हमले के लिए इस्तेमाल किया गया। ब्रिटेन के खिलाफ भी हाइब्रिड वॉर का खतरा है। तो ब्रिटिश ड्रोन का इस्तेमाल ज़ेलेंस्की की तरफ से किया जा रहा है, यह दावा किया गया है। तो ब्रिटेन का ड्रोन टारगेट रूस, खबर क्या है आप जरा देखिए। यूक्रेन ने ब्रिटिश ड्रोन से रूस में हमलों को अंजाम दिया। करीब 6 महीने से ऐसे ड्रोन हमले की रिपोर्ट सामने आई है। मॉस्को, वोल्गोग्राद रिफाइनरीज पर भी हमले हुए हैं और ये हमले हमने आपको दिखाए भी। BAE सिस्टम से जुड़े नायान ड्रोन से हमले को अंजाम दिया गया। यूक्रेन की लंबी दूरी की स्ट्राइक क्षमता बढ़ी है, यानी कि एक छोर से दूसरे छोर तक भी हमने देखा कि कैसे यूक्रेन हमले कर पा रहा है। अब खतरा इससे क्या है? ब्रिटेन पर सीधे युद्ध में शामिल होने का क्या आरोप लगेगा? ब्रिटेन पर साइबर हमले और जासूसी बढ़ने का खतरा है क्या? ब्रिटिश ड्रोन बनाने वाली फैक्ट्रियां क्या निशाने पर आएंगी और क्या यह डायरेक्ट हमला होगा रूस की तरफ से? जवाबी कार्रवाई से रूस नेटो तनाव क्या और ज्यादा बढ़ेगा? ये अपने आप में कई अहम सवाल। और शिवसेना सर, एक बात बताइए, जो लावरोव की तरफ से कहा गया कि हम
अपने हमलों को बढ़ाएंगे और अब बड़े हमलों को अंजाम देंगे। और इन सब बीच ब्रिटेन की मदद का, ब्रिटेन के ड्रोन्स का ये इनपुट सामने आना, और शुरुआत से हम देख रहे हैं कि जिस तरह से ब्रिटेन मुखर तौर पर रूस के खिलाफ है, अदावत, लगातार तनाव ब्रिटेन और रूस के बीच में बहुत ज्यादा बढ़ी है। क्या आपको ऐसे हालात नजर आते हैं जहां पर जो रूस है वो कोई बड़ा कदम ब्रिटेन के खिलाफ उठा सकता है इन हालातों में? हाँ बिल्कुल, देखो एक बात तो माननी पड़ेगी कि अब यूक्रेन को मदद बहुत मिल रही है। हाँ। और उसकी वजह यह है कि यूक्रेन रिजल्ट हासिल कर रहा है कि पहले यूक्रेन के ऊपर कॉन्फिडेंस नेटो का भी नहीं था और अमेरिका का भी नहीं था। उनको लगता था कि यूक्रेन ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा रूस के सामने, और उसने 20% इलाका पहले 10 दिन में घुमा दिया था। मगर जैसे जैसे लड़ाई चलती रही, बढ़ती गई, यूक्रेन ने दिखाया कि वो लड़ सकता है, वो झुकेगा नहीं। और मुझे लगता है जिस प्रकार से यूक्रेन ने एसिमेट्रिक वारफेयर का इस्तेमाल किया, ड्रोन्स का, वो उससे काफ़ी बैकफुट पे है पुतिन। ये मदद जैसे आ रही है कि अब ब्रिटेन ने की है, ज़्यादातर उसके भी ड्रोन आए हैं। हाँ, अब ब्रिटेन जो है वो रडार पे होगा, रूस के साइबर वारफेयर हो सकता है, स्पेस वारफेयर हो सकता है। अच्छा। और नेटो की कंट्रीज के ऊपर प्रेशर डालेगा अभी रूस। वो कैसे डालेगा? अगर आप देखें, चंद एक समय पहले पोलैंड, रोमानिया, लातविया, यहां पर ड्रोन देखे गए थे रूस के। मुझे लगता है एक प्रेशर टैक्टिक्स होगी रूस की कि अगर नेटो की कंट्री इसमें ज़्यादा मदद करते हैं तो रूस नेटो की कंट्री पे भी हमला कर सकता है। ये मुझे लगता है इनडायरेक्ट प्रेशर है। रूस ऐसा कभी करेगा नहीं क्योंकि नेटो की पावर अभी भी रूस से बहुत ज़्यादा है। मगर ये सच्चाई है, ये लड़ाई एक दूसरे मोड़ पे आ गई है जिससे दोनों तरफ से अटैक होंगे। यूक्रेन ड्रोन की मदद से हमले करेगा, रिफाइनरी बर्बाद करेगा, सप्लाई चेन को तोड़ेगा, कम्युनिकेशन कंट्रोल सिस्टम, और रूस जो पलटवार करेगा वो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद कर देगा। जो पुराना और सबसे लंबा सवाल है वही कि क्या रूस यूक्रेन से आगे बढ़ेगा? जिस तरह से ब्रिटेन हो, दूसरे देश हो, यूक्रेन के पीछे खड़े। त्रिपाठी सर से इसका उत्तर भी लेंगे। और देखिए, यूक्रेन पर रूस से टकराव को अफ्रीका तक ले जाने का आरोप है। माली में रूस के खिलाफ लड़ाकों की भर्ती का बड़ा दावा। अफ्रीका में रूस के प्रभाव को खत्म करने की कोशिश। तो यूक्रेन युद्ध का एपिसेंटर क्या अब अफ्रीका बनने वाला है? खबर क्या है, पहले आप ये समझिए। यूक्रेन टकराव का दायरा अफ्रीका तक बढ़ रहा है, ये खबर आ रही है। फोकस अफ्रीका में रूसी प्रभाव को चुनौती देना है। माली, लीबिया में भर्ती और ट्रेनिंग के आरोप लगे हैं। रूस पहले से अफ्रीकी कॉर्प्स के जरिए मौजूद है और युद्ध अफ्रीका तक बढ़ा तो क्या होगा? सीधी टक्कर अफ्रीकी जमीन पर हो सकती है। माली, लीबिया जैसे देशों में नया संघर्ष भड़केगा। स्थानीय विद्रोही और मिलिशिया संघर्ष होगा। पहले से अस्थिर क्षेत्र में हिंसा और बढ़ने का खतरा है। ये सारी स्थितियां। त्रिपाठी सर, अब इसका डायमेंशन पूरा बदलता दिखाई दे रहा है। बहुत पहले हमने देखा था कि अफगानिस्तान में अमेरिका और रूस की फौजों का एक तरीके से टकराव हो ही गया था और अंततः सोवियत की सेनाएं वहां से हटी थी। क्या अब अलग अलग छोटे छोटे बैटलफील्ड्स ओपन होंगे? और कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अंततः ईरान की तरह रूस भी, जो देश सपोर्ट कर रहे हैं यूरोप के, नाटो के, ईयू के, उन पर भी हमले करे ताकि दबाव बढ़ता जाए? देखिए, इस हाइब्रिड वॉरफेयर में ये जो संकल्पना थी कि अलायंस का जो था, मुझे लगता है वो उतना नहीं है जो 20वीं सदी में हुआ करता है। और इसलिए आपने ईरान में भी देखा, ईरान और यूएस टेसल में, कि कैसे आपस में आ रहे हैं, आपस में डिवीजन भी है, कितना भी मक्का अलायंस क्यों ना बन जाए। तो ये कहना कि अब ग्रुपिंग में होगी, ग्रुपिंग में भी बहुत ही कलेक्टिव स्पिरिट से सामने आएंगे, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन अफ्रीका के आपने जिक्र किया है, मैं थोड़ा इसको रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट देना चाहूँगा। याद है, आपको याद होगा, आप लोगों ने काफ़ी इसको हम सब कवर किए थे। प्रिगोजिन, जब प्रिगोजिन की डेथ नहीं हुई थी, मौत नहीं हुई थी, उसके पहले वो अफ्रीका से लोगों को मोबिलाइज कर रहे थे पूरी तरह से ईस्टर्न बॉर्डर में यूक्रेन के लड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये कि रेफरेंस है कि अफ्रीका से भी कुछ लोग आए और मोबिलाइज किया गया वहाँ से यहाँ लोगों को लाने के लिए और लड़ने के लिए। तो मैं ये आपकी बात में काफ़ी सत्यता है कि अफ्रीका एक एपिसेंटर बन सकता है, कुछ वहाँ के लोगों को लाया जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक शॉर्टेज रहती है मैन पावर को लेकर के। और बार बार ये
जैसे रशिया में कहा भी जाता है कि यूथ को आगे आना होगा, तो दैट इज ट्रू। लेकिन मैं फिर से कह सकता हूं कि इस दौर पर जहां पर राष्ट्रीय हित ही सब कुछ होता है, तो अलायंस का, आपको एग्जांपल दें, अभी साउथ कोरिया ने अमेरिका को मना कर दिया ईरान के मुद्दे पर साथ में आने के लिए। तो ये है सच्चाई आज की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की, बिल्कुल कि सर। वो 20वीं सदी की पॉलिटिक्स से नहीं रह गई। जरा इसको जल्दी से प्रधानमंत्री को उस बयान से जोड़ दे जो 15 अगस्त को दिया था उन्होंने, कि ग्लोबलाइजेशन शब्द बोलने वाले ही चुप हैं, यानी कि दुनिया को जोड़कर अलायंस, गठबंधन, इस तरह की चीजों का कॉन्सेप्ट खत्म हो रहा है, सबको आत्मनिर्भर होना होगा। शायद ऐसा ही वक्त आ रहा है, इस जंग में भी सबको अपने हित की रक्षा खुद ही करनी पड़ेगी। कम से कम रूस और यूक्रेन के मामले में यह दिखाई दे रहा है, ईरान के मामले में भी यही केस है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए।